नमस्कार साथियों, जी के स्कूल मठानावाला में आपका स्वागत है। आज जानेंगे 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। आखिर इस एक्ट को पारित करने से पहले क्या परिस्थितियां रही और इस एक्ट ने भारत को कितना प्रभावित किया, इस एक्ट में क्या विशेषताएं थी, सबको बारीकी से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस एक्ट के जो नाम है, इसको किन नामों से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करें, पहला नाम इसका है भारत सरकार अधिनियम। इसका नाम क्या है? भारत सरकार अधिनियम। दूसरा इसका नाम है सेंट हेलेना अधिनियम। क्या नाम है? सेंट हेलेना अधिनियम। इन दो नामों से जो है इसको भी जाना जाता है। कारण क्या रहे कि ये जो एक्ट इनको पारित करना पड़ा, तो सिंपली आप समझिए। देखिए, कारणों की हम बात करें, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी 16वीं शताब्दी में, आपको पता है। तो जो क्या है कि उन्होंने अंग्रेज़ों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें लगाना शुरू की, उनका जो व्यापार जो है ग्रो होने लगा, तो उनको कच्चे माल की और बाजार की तलाश हुई। अब ये इससे पहले भी यही इनकी मंशा थी, जो एक्ट पारित हुए कि इनको कहीं ना कहीं भारत पर व्यापार करना है, उसको जो अपनी मुट्ठी में करना, और आगे चलकर इनकी मंशा जो है भारत की राजनीति में इंटरफेयर करने की हो गई। पर अब परिस्थितियां थोड़ी सी बदल चुकी थी, क्योंकि अब इनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्रोडक्ट निर्माण करती थी बहुत ज़्यादा हो गया था, और कच्चे माल की भी आवश्यकता फिर ज़्यादा हो गई। तो अब जो है भारत इनको कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु लगने लगा, और इसीलिए ब्रिटेन की संसद में जो एक्ट पारित हुआ, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तो 1833 ईस्वी का था। पहला कारण क्या रहा? माल बेचने के लिए भारतीय बाजार की आवश्यकता हुई। दूसरा हुआ कच्चे माल की आवश्यकता। अब ये आवश्यकता भारत ही पूरा कर सकता था, क्योंकि भारत कपास और जूट के मामले में आप समझ सकते हैं कि बहुत प्रभावशाली था। उस समय भारत में ये अधिक मात्रा में होते थे। तो इसलिए अंग्रेज़ों को जो है फिर से कंपनी को 20 वर्षों के लिए जो एक्ट, ये जो कानूनी मसौदा है 1833 ईस्वी का, कंपनी को 20 वर्षों की अनुमति और दी गई। आप इसमें नोट लगाकर अलग से लिखिए। देखिए कि इस एक्ट को पारित जब किया गया तो इस पर किनका प्रभाव रहा, ये कई बार पूछा जाता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इस पर उदारवादी, मानवतावादी और उदार अर्थशास्त्री, कौन? उदार अर्थशास्त्री, इनका प्रभाव रहा कहीं ना कहीं इस एक्ट पर। मानवता की बात करें तो दास प्रथा का जो है इसमें जो है अवैध घोषित किया, इसमें विशेषताओं में हम पढ़ेंगे। तो ये जो 3 कैटेगरी के जो लोग थे या विचारधारा के लोग आप कहें, इनका प्रभाव इस एक्ट को पारित करने में उस समय रहा। इंग्लैंड में जब संसद में इसकी चर्चा हुई, तो इन लोगों ने अपने जो विचार रखे, और इनके कहीं ना कहीं दबाव के कारण सरकार को फिर से एक नया एक्ट लागू करना पड़ा, जो था 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम या एक्ट। इसकी विशेषताओं की बात की जाए, विशेषताएं इसकी क्या रही, तो सबसे पहले देखिए आप, कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर रोक। यानी कंपनी जो है चीन के साथ अब व्यापार नहीं कर सकती। चाय के व्यापार पर भी रोक लगा दी। चीन के साथ चाय के व्यापार पर, आप ये नोट कर लेना, चाय के व्यापार पर अब पूर्णतः रोक लगा दी गई। यानी पिछला जो एक्ट था उसमें एकाधिकार पर तो रोक लगा दी गई थी, पर तो चीन के साथ इनका चाय का व्यापार चल रहा था, उस पर भी रोक लगा दी। अब जो है कंपनी को क्या करने के लिए जो रखा गया, अब कंपनी ब्रिटिश सम्राट की ओर से भारत पर शासन करने के लिए उत्तरदायी। अब कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था समाप्त कर दिया गया। कंपनी केवल इंडिया में अब क्या करेगी? शासन करेगी। केवल भारत पर अब जो है कंपनी शासन करने के लिए रख दी गई।
अब इसी एक्ट में जो दूसरा बदलाव किया गया वो था, देखिए बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको चेंजमेंट कर दिया गया और इसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। अब बंगाल से नहीं, आप भारत के गवर्नर जनरल से इनके बड़े अधिकारी को जानेंगे। तो ये जो पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये जो बंदा था ये पहली बार क्या बना, भारत का गवर्नर जनरल बना इसी एक्ट के द्वारा। अब देखिए इसको क्या शक्तियां सौंपी गई, इसी को जो भारत का ये जो गवर्नर जनरल है इसको क्या शक्तियां सौंपी गई, इसको शक्तियां सौंपी गई सैन्य, न्यायिक और नागरिक शक्तियां इसको जो है सौंपी गई। यानी अब ये भारत का एक तरीके से सर्वे सर्वा बन गया इस एक्ट के द्वारा। और यही जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था इसको ये सब शक्तियां दी गई। इसी में तीसरी बात करें तो देखिए बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, ये जो बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी इनकी विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई। इनकी क्या कर दी गई, विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई। अब ये कोई कानून नहीं बना सकते हैं। अब जो कानून बनाएगा वो केवल भारत का गवर्नर जनरल, जो पहले बंगाल के नीचे इनको 1773 वाले में कर दिया गया था, पर इनको तो बीच में कुछ छूट दी गई कि ये कानून बना सकते थे। इस एक्ट से इनका ये जो अधिकार था छीन लिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल ही केवल जो है कानून बना सकता है। इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया। इसी एक्ट में हम आगे देखें तो देखिए अंग्रेज जो थे, यानी अन्य अंग्रेज क्या कर सकते हैं, भारत में बिना अनुमति के आने जाने, रहने व भूमि खरीदने के अधिकारी। अब आप समझिए, देखिए पहले जो ब्रिटिश व्यापारी थे, इंजीनियर थे, उनको क्या होता था, लाइसेंस लेना पड़ता था कि आप इंडिया में आओगे तो जो कमेटी है वो आपको, जो मैंने बताया था संचालक बोर्ड या नियंत्रण बोर्ड, वो उनसे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस एक्ट में इनके लिए चेंजमेंट कर दिया गया कि अंग्रेज जो है भारत में किसी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, आ सकते हैं, जा सकते हैं, यदि आ रहे हैं तो रह सकते हैं, भूमि यदि खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। इस एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया। इसी एक्ट में हम आगे बात करें, देखिए गवर्नर जनरल की एक परिषद थी प्रारंभ से, आपको पता है, हमने बताया अन्य एक्टों में। तो देखिए गवर्नर जनरल की परिषद में क्या कर दिया गया, परिषद में पुनः, देखिए पुनः शब्द को ध्यान में रखना, आप पुनः 4 सदस्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए, 4 सदस्य, यानी ये दोबारा जोड़े गए। पिट्स इंडिया जब एक्ट आया उसमें 3 कर दिए गए थे, अब फिर से इसको जो है 4 सदस्य कर दिए गए। अब ये जो चौथा सदस्य जोड़ा गया उसको कानून विशेषज्ञ या विधि सदस्य के रूप में, किस सदस्य के रूप में जोड़ा गया, विधि सदस्य के रूप में। और ये जो पहला व्यक्ति था कौन था, ये था लॉर्ड मेकाले। ये लॉर्ड मेकाले व्यक्ति था, ये इंग्लैंड की संसद का सदस्य था। जब ये जो एक्ट बना इसमें इसका विशेष रोल रहा था, इसने भी अपने जो है विचार रखे थे संसद के सामने। तो इसी बंदे को जो है फिर से 4 सदस्यों की परिषद बना दी और उसमें इसको सदस्य बना दिया गया। आपसे ये शब्द मिल सकता है या फिर ये विधि सदस्य, इन दोनों में से एक ही सिमिलरिटी दोनों नामों की। तो इसको ये लॉर्ड मेकाले को बना दिया गया। अब ये जो लॉर्ड मेकाले है इसको क्या हुआ, पहली बार चौथे सदस्य के रूप में जोड़ा गया और विधि सदस्य या कानून सदस्य के रूप में। अब देखिए इसी एक्ट से एक विधि आयोग बनाया गया और इस विधि आयोग का जो पहला अध्यक्ष था वो कोई और नहीं, यही लॉर्ड मेकाले था। देखिए लॉर्ड मेकाले जो था
वो ही विधि आयोग का पहला अध्यक्ष था। कब बना था? 1834 ईस्वी में इसको जो है विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए ये विधि आयोग आखिर क्यों बनाया गया, इसके पीछे कुछ कारण रहे। देखिए विधि आयोग बनाया गया भारतीय कानूनों का वर्गीकरण और इन्हीं भारतीय कानूनों को जो है संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया। यानी भारत की जो रीति रिवाज और कानून थे उनको संहिताबद्ध करने का प्रयास इस एक्ट में किया गया, विधि आयोग इसमें बनाया गया। अब बात करें, देखिए इसी में जो है कंपनी के पदों पर नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आरंभ इससे हुआ। यानी अब देखिए, अब जो भारतीय है मान लीजिए, अब यदि उसको समझा जाता है कि वो योग्य है और कंपनी के पदों पर नियुक्त हो सकता है, तो देखिए कंपनी के पदों पर नियुक्ति के लिए जो है योग्य व्यक्ति को कंपनी का पद सौंपा जा सकता है और इसको धर्म, वंश, रंग, जाति या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसमें प्रारंभ में ये प्रावधान किया गया। अब देखिए प्रारंभ में तो ये प्रावधान कर दिया गया कि कंपनी के कोई पद है उन पर नियुक्ति खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से, यानी चयन प्रक्रिया जो होगी वो खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से होगी और कोई भी जो योग्य व्यक्ति है वो कंपनी के पद को प्राप्त कर सकता है। पर इसी में कुछ गड़बड़ हुई क्योंकि अंग्रेज धूर्त थे हमेशा से, और उन्होंने क्या किया, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण ये सब रद्द कर दिए। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने विरोध जताया कि आप जो है ऐसा मत कीजिए, तो इनको ये जो प्रावधान प्रारंभ में किया गया था इसको बंद कर दिया गया। अब देखिए इसके अलावा जो है मानवतावादी की हमने बात की थी कि इनका भी प्रभाव रहा, तो इसी एक्ट में जो है क्या किया गया, दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया और दास प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय, लॉर्ड एलनबरो जब गवर्नर जनरल बने तो इनके समय इसको पूर्ण रूप से उन्मूलन यानी इसको जड़ से समाप्त कर दिया गया, इस दास प्रथा को। ये सब इसमें कानून रहे और इसी में जो गवर्नर जनरल था, देखिए गवर्नर जनरल जो था इसको आप लिखिए, गवर्नर जनरल जो था भारत का वो कर लगाने व कर को वे करने का उत्तरदायी था। यानी गवर्नर जनरल भारत में कर लगा सकता है और कर को कहाँ वे करना है, ये शक्तियाँ किसको दी गई, गवर्नर जनरल को दी गई। और यही अब से जो एक प्रारंभ हुआ वो क्या हुआ, देखिए संपूर्ण देश के लिए एक बजट बनाना प्रारंभ। यानी अब गवर्नर जनरल संपूर्ण देश के लिए
एक ही बजट बनाता था। और देखिए जो हमने आपको बताया चयन प्रक्रिया कंपनी के पदों पर, तो वो आप लिख लेना, मैं बताना आपको भूल गया नोट लगा करके कि देखिए 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, ये चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत, ये कई बार पूछा जाता है बड़े लेवल के एग्जाम में, धारा 87 के तहत कंपनी के पदों पर नियुक्ति, कंपनी के पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, जो बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण बंद कर दिया गया। अब इसी के अंदर देखिए क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो था उसको तो, बंगाल के गवर्नर को तो ये यहाँ पर इन्होंने बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। और इसी के अंदर आप एक अलग से लिखिए कि कंपनी का शासन जो है, अब आपने पहले पढ़ा कि व्यापारिक अधिकार समाप्त करके इसको केवल शासन के लिए जो है नियुक्त कर दिया गया। तो कंपनी का जो शासन था वो किसके थ्रू था, ब्रिटिश सरकार के अधीन, ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर कंपनी भारत में शासन कर रही थी। कहाँ पर, भारत में शासन कर रही थी। और ये जो है पहली बार भारत को जो है ना, देखिए पहली बार भारत को उपनिवेश बताया गया या घोषित किया गया। आप समझिए इन बातों को। तो देखिए ये सब जो था 1833 ईस्वी का एक्ट था। इसके बाद अगला जो है, हर बार 20-20 साल के दायरे में ये एक्ट लागू होते गए। अगले एक्ट के बारे में पढ़ेंगे 1853 ईस्वी का एक्ट। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।